दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। आज 19 जून 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। इस सीरीज की यही विशेषता है कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और इस तरह का जो संग्रह है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स तो बहुत जगह पढ़ते हैं, बहुत जगह आपको ये ईजिली उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ऐसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो विशेष रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप इस पूरे क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर पहली बार यहाँ पर आए हैं उसके बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा पाएंगे क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और ये कहां पर किया गया है, मतलब ये पूछा गया है। दरअसल ये संबंधित है बिहार के पटना जिले से। विस्तृत तौर पर ये जानकारी हमने आपको दिया था, कई सारे डेटा यहाँ पर सामने आए थे, वो चीजें हमने आपको बतलाया था। अच्छा, करंट अफेयर्स की तैयारी देखिए, बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेडिशनल वे में, बुक खरीदते हैं या फिर कोई सोर्स पे आश्रित रहते हैं, वहां से चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन बदलता हुआ जो स्वरूप है, मतलब आगे एग्जाम जो आयोजित होने वाला है या फिर पिछले 2 साल में आयोजित हुए हैं, वहां पर हमें ये देखने को मिला है कि रिलेटेड फैक्ट्स जो खास करके मान लीजिए ये खबरों में है तो यहीं से कुछ ऐसा प्रश्न रिलेट करेगा वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे और वो चीज़ें जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं रहेगी तब तक आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसी दिशा में ये कोर्स लॉन्च है, आप लोग इसे ले सकते हैं एप्लीकेशन से। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एक नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध है। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। आप बिहार में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी से ज्वाइन किए हुए हैं, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जिस प्रकार से मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। बस आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि जो मटेरियल यहाँ पे आपको मिलता है उसे अच्छी तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, रिविजन देते रहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, जो लोग पहली बार से ज्वाइन करेंगे ध्यान रखिए ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ पर एडिशनल 15% का जो फ्लैट डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। बताएं कि यह देश का कौन सा शेर प्रजनन केंद्र होगा। और ये बहुत ज़्यादा अभी खबरों में है, क्योंकि अभी हाल ही में ये सामने आई है न्यूज, तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है कि ये देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आइए अब हम संबंधित तथ्यों को देखते हैं और रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए जो घोषणा हुई 16 जून 2025 को अभी हाल ही में राजगीर में ये प्रजनन केंद्र स्थापित करने को लेकर हुई है। ये ध्यान रखिए नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा किया गया। अब यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये चौथा शेर प्रजनन केंद्र है अपना भारत का। ऐसे में पहला 3 कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये गुजरात में है, एक उत्तर प्रदेश में, प्रॉपर वो जगह कहाँ पर है वो भी यहाँ पे लिखा गया, जूनागढ़, सूरत और उत्तर प्रदेश इटावा में, और फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। तो इन तीनों के बाद देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा यहाँ पर बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। हालांकि यहाँ पर जू सफारी पहले से संचालित है, ये चीजें हम कई बार आपको डिस्कस कर चुके हैं। 2 जगह जू सफारी है, एक तो यहाँ पर है और एक आपको ध्यान रखना है टाइगर रिजर्व, जो खास करके बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर में। 1 नवंबर 2022 को यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने आपको पढ़ा है इसी सीरीज में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हालांकि यह बिहार का ये पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें भारत का, तो भारत का ये 4th खास करके ये होगा, मतलब शेर प्रजनन केंद्र, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण, विशेषतः एशियाई शेरों के संरक्षण को मतलब मजबूत करना, साथ ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसको लेकर अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है। तो इतनी बातें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित है शेरों के प्रजनन को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर हम बाघों की बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी चर्चा किया वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में। एक चीज यहाँ पर आपको यह बता दूं कि यह बिहार का जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार में जो पश्चिमी चंपारण जिला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है बिहार का, यहाँ पर है। अब ये समझिएगा कि दूसरा जो टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है वो कैमूर में है। हालांकि ये बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है, लेकिन रिसेंटली
केंद्र सरकार से कैमूर में जो बनने वाला टाइगर रिजर्व है इसको मंजूरी भी मिल चुका है। तो ये चीज़ ध्यान आपको रखना है, जरूर एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत इसकी जो स्थापना हुई थी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की वर्ष 1990 में की गई थी और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की जो सीमा है नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से लगती है और साथ ही यह रिजर्व जो है ये वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के किनारे तराई क्षेत्र में फैला। अच्छा, ये जो प्रश्न है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे में कुछ चीजें जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है और किस एग्जाम में पूछा गया है वो चीजें बकायदा यहाँ पर आपको हमने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या जो 22 से 23 के अनुसार अगर हम देखें जो डेटा आई थी यहाँ पर 54 है, जो कि बिहार के वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मतलब पिछले कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ जो 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार किया है। तो जो नवीनतम डेटा है उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसकी संख्या 54 है। अच्छा, इसके संरक्षण को लेकर जो संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे आपस में ये लड़ रहे हैं और अभी हाल ही में एक सप्ताह में मतलब एक सप्ताह पहले हमने एक जानकारी दिया था एक टास्क फोर्स के गठन करने को लेकर, आपको याद होगा इसमें हमने पढ़ाया था। तो ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। अच्छा, एक और जानकारी यहाँ पर है कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये 2018 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। देखिए, वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है किस नदी के किनारे स्थित है, गंडक नदी के किनारे। ये यूपीएससी और इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और साथ साथ अन्य पीसीएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, मतलब किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखना सिंधु गंगा का मैदान जो तराई क्षेत्र भी बोल सकते हैं यहाँ पर आता है और ये वन सेवा परीक्षा में पूछा हुआ है। एक और है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है, तो 898.45 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से ये तमाम जो प्रश्न यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है ये ऑलरेडी पूछा हुआ है और मैंने आपको क्या बोला, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बिहार का एकमात्र इस समय तक एकमात्र टाइगर रिजर्व है। चलिए, इतनी बातें ध्यान रखें, आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अच्छा, ये सभी जो चीजें आपने यहाँ पर देखा आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के कोर्स या फिर बीपीएससी कोर्स में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है आप वहां से प्राप्त कर पाएंगे। उसे पढ़िए, रिवीजन दीजिए और उसका मंथली पीडीएफ जो मिलता है उसे प्रिंट कीजिए, चीजें बेहतर होगी, बहुत आसान भी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में 16 जून 2025 को तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के द्वारा 16 जून को यह पोर्टल लॉन्च हुआ है। किस उद्देश्य से लॉन्च हुआ है, यह पोर्टल का नाम है तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल। तो राइट जो आंसर यहां पर हो जाएगा यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि राजनीतिक रूप से समर्थकों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए, यानी कि जो पार्टी के मतलब खास करके जो समर्थक हैं उनको डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए, खास करके आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा हाल ही में 16 जून 2025 को ये तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी डिजिटल रणनीति को मजबूत करना है। आरजेडी की जो डिजिटल रणनीति होगी उसको मजबूत करना है, यानी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक जगह एकत्रित करना है। इस पोर्टल के माध्यम से पार्टी युवाओं, समर्थकों और डिजिटल वॉलंटियर्स को सीधे जोड़कर अपने प्रचार को गति देना चाहती है। और ये सभी चीजें क्यों हो रही है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और ये पोर्टल जो है ये पार्टी की नया बिहार की परिकल्पना को लेकर जनसंपर्क का एक आधुनिक माध्यम है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये किस मकसद है, मतलब जो परिकल्पना उसकी की गई है, तो लेट्स मेक अ न्यू बिहार, यानी कि एक नया बिहार को लेकर मतलब ये कहा गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा जो लॉन्च हुआ है मतलब नया बिहार की परिकल्पना इसमें की गई है। तो ये चीजें फिलहाल जो एग्जाम पर्पज से किसी पार्टी के दृष्टिकोण से, ये मत सोचिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पर्पज से वो चीजें यहाँ पर आपको हमने मतलब हम आपके बीच रखते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने रखा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त साथ ही इसमें ऑनलाइन सदस्यता, सोशल मीडिया संवाद और प्रचार सामग्री के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो इतनी बातें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। ये तो चर्चा हो रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो 18वां लोकसभा चुनाव 2024 में आयोजित हुआ था, यहाँ पर आरजेडी का क्या स्कोर रहा।
देखिए पिछले साल 2024 में 18वां लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें आरजेडी कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटों पर मतलब चुनाव में जीत मिली थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको लेकर अभी हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था एक बार, अभी पुनः से हम ये आपका रिवाइज कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी देख लेते हैं कि बिहार में खास करके अगर हम सीटों की बात करें तो विधानसभा की 243 सीटें हैं, लोकसभा की 40, विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की ये 16 सीटें बिहार में निर्धारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत बेसिक से है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर जो चूंकि हम चर्चा कर रहे थे बिहार में लोकसभा की जो 40 सीटें हैं, जो 18वां लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ, इसके परिणामों को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो चीजें आपके बीच रखा है इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। इसमें जो घटक दल है वो है भाजपा, जदयू, लोजपा और हम सेकुलर। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, लोजपा ये रामविलास वाला, लोजपा पार्टी मतलब 2 भागों में बांटा गया है। ये चीजें हमने कई बार डिस्कस किया। रा जो लिखा गया है ये लोजपा रामविलास। अब यहाँ पर देखिए भाजपा 17 सीटों पर लड़ी, 12 पे जीत हासिल की। मतलब यहाँ पर बिहार के जो 40 लोकसभा सीट है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये 18वें लोकसभा चुनाव की बात हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जदयू 16 सीट पर लड़ा, 12 पर जीता और लोजपा जो 5 पर लड़ा, 5 पर जीत गया। और वहीं पर हम सेकुलर जीतन राम मांझी वाली 1 पर लड़ा, ये 1 पर जीत गया। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हमें नजर आता है कि इन 2 पार्टियों की अगर हम बात करें इंडिविजुअली मतलब जीत के परसेंटेज की, ये 100% इसका जीत का आंकड़ा रहा, यानी कि जितनी सीटों पर लड़ा ये सब पर चुनाव जीत लिया। अब वहीं पर दूसरी ओर हम बात करेंगे महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में जो इसके घटक दल हैं ये राजद, कांग्रेस, भाकपा माले। देखिए यहाँ पर इन प्रमुख मतलब जो बिहार में है उसकी बात कर रहे हैं तो 23 पर लड़ा, 4 पर जीता। और वहीं पर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 9 पर लड़ा, 3 पर जीता। भाकपा माले 3 पर लड़ा और 2 पर जीता। यहाँ पर देखिए राजद की अभी हम चर्चा कर रहे थे, आरजेडी की, तो 23 पर लड़कर 4 पे ये चुनाव में जीत दर्ज किया था। अब एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है निर्दलीय पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सॉरी, यहाँ पर निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव लड़े थे, जन अधिकार पार्टी से हैं और ये जीत दर्ज किए थे। तो इतनी बातें मतलब इन सभी को अब काउंट कर लीजिए, जो यहाँ पर हमने लिखा इतने जीते, ये सभी मतलब जोड़ेंगे तो 40 सीटें आपका पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए अब यहां पर आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में होने वाली जनगणना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन वाले प्रश्न है और ऐसे में सभी विकल्पों को हमें यहां पर पढ़ना है। देखिए यह भारत की 16वीं जनगणना होगी, ये पहला कथन है, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा कथन है, ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल रूप में की जाएगी, ये भी यहां पर सत्य है। तीसरा कथन है कि जनगणना का जो संचालन है ये भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कथन है ये बिल्कुल यहां पर असत्य है। तो राइट जो आंसर यहां पर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि केवल मतलब केवल 1 और 2 यहां पर सही है। यही इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। आइए इसको हम देखते हैं डिटेल में। देखिए भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वास्तविक रूप से देखें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, जो कि इस जनगणना की अगर हम बात करें ये पूरी नहीं हुई थी, मतलब पूरी तरह से ये कार्य संपन्न नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन शुरुआत अगर हम देखें जनगणना की तो इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। जबकि वहीं पर दूसरे पॉइंट की बात करें तो पहली पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ये भी पूछा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी और अतः 2026 में अब 16वीं जनगणना होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दशकीय जनगणना है, 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और ये देरी होती चली गई, मतलब ये लंबा समय लग गया। अब फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है इसका कि 2026 में मतलब इसकी शुरुआत होगी, ये 16वीं जनगणना होगी। बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में एक प्रश्न इस टॉपिक से स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। देखिए उसमें से कुछ चीजों को यहाँ पर हमने समाहित करने का प्रयास किया है। देखिए अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2026 की घोषणा की है और यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप, डिजिटल फॉर्म और ऑनलाइन जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दरअसल ये भी ध्यान रखना कि 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण ये स्थगित किया गया था, जिस वजह से इसमें देरी हुई। अभी ये चर्चा हम कर रहे थे।
तो ये पहली बार होगा जब डिजिटल रूप में पूरे भारत में जनगणना का कार्य किया जाएगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहला चरण, अच्छा कितने चरणों में ये पूरा होगा, तो 2 चरणों में ये जनगणना का कार्य होना है। पहले चरण की आधिकारिक शुरुआत जो होगी ये 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी, यानी कि ये वो तिथि है जब जनगणना की शुरुआत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में जो जनगणना है ये हर 10 वर्षों में होने वाला एक राष्ट्रीय जनसंख्या गणना है, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा संचालित किया जाता है। अच्छा, इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पर गलत था, ये वाला यहाँ पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में लिखा गया था, यही वाला मतलब यहाँ पर गलत था, तो ये खास करके इसका संचालन करता है। लेकिन अच्छा, एक जानकारी और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, अब उसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो वर्ष 1951 में हुई थी। अच्छा, भारत की पहली संगठित और पूर्ण जनगणना जो हुई थी 1881 में, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, यहाँ पर हमने चर्चा किया। लेकिन ये जनगणना का जो संचालन है, जो कार्यभार है, ये किन्हें सौंपा गया था, ये प्रश्न भी पूछा हुआ WC प्रोडेन को, मतलब WC प्रोडेन ने इसे संचालित किया था। ये प्रश्न एग्जाम में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। फिलहाल इतनी ही जानकारी आपके बीच हमने रखा है, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सारी चीजें यहाँ पर और भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम यहाँ पर आपके बीच लाते रहेंगे, वो चीजों को देखते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को और अगर हम देखें जनगणना से संबंधित जो खास करके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो आंकड़े आपके बीच हमने रखा है। जैसे कि पहली पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। जनगणना का जो संचालन है ये गृह मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। जनगणना 2026 जो होगी भारत की 16वीं जनगणना होगी और ये पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी ये लगभग 121 करोड़ थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त 2011 में केरल की जो साक्षरता दर थी सबसे अधिक, ये 94% यहाँ पर साक्षरता दर देखने को मिला था, जबकि बिहार में सबसे कम थी 61.8%। और वहीं पे बात करें 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी लगभग 17.7%। भारत में 1911 से 21 की जनगणना को जनसंख्या स्थिरता की अवधि कहा जाता है और इस दौरान यहाँ पर वृद्धि बहुत कम हुआ था। कई क्षेत्रों में यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हमें देखने को मिलता है। फिलहाल ये कुछ बेसिक से पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, इसको ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। 2011 जनगणना अब खबरों में आ चुकी है, चूंकि 26 में जनगणना होने वाली है। अभी वो डेटा सामने आने में, मतलब फाइनली जो डेटा आएगा उसमें तकरीबन 20 से 22 माह का समय लगेगा। मान के चलिए कि 2 साल का यहाँ पर समय आपको, मतलब जो नवीनतम डेटा है 26 वाला जनगणना का, वो आने में लगेगा। तब तक आप एग्जाम देके निकल जाएंगे। तो ऐसे में अब ये चूंकि खबरों में है 2026 वाला जनगणना, तो 2011 के जनगणना से निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम में एक प्रश्न हर हाल में देखने को मिलेगा, चाहे वो 2026 के संबंधित कुछ पॉइंट को लिया जाए जो घोषणा हुई या फिर जो चीजें इसमें संचालित होगी, मतलब जनगणना से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। ये चीजें दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि पहले भी कई विभिन्न एग्जामों में ये हमें देखने को मिलता है कि जनगणना से संबंधित एक प्रश्न रहता ही रहता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में हाल ही में 16 से 17 जून 2025 को G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि कनाडा। अच्छा, जो घोषणा हुई थी मतलब तब भी हमने चीज़ें आपको बतलाया था। अब आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 ये विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और आपको ध्यान रखना, इन समूह में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1975 में, यानी कि ये 1975 में अस्तित्व में था। चलिए, यहां पर अगला पॉइंट है इसकी स्थापना के अतिरिक्त कि वर्ष 2025 में G7 की जो अध्यक्षता थी ये कनाडा के पास थे या फिर कनाडा के पास है, जिसकी मेजबानी में भी हाल ही में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है इस तिथि को, यानी कि 16 और 17 जून 2025 को कनासिकस अल्बर्टा, एक जगह है कनाडा में, यहीं पर आयोजित किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका कौन सा संस्करण है।
आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये 51वां संस्करण है जो यहाँ पर आयोजित हुआ है। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, एआई के वैश्विक नियमन और साथ ही साथ यूक्रेन संकट जैसे विषयों पर चर्चा हुई। और आपको ये भी बता दूं, यह दूसरी बार है जब कनाडा इसकी मेजबानी किया है। पहली बार वर्ष 2002 में कनाडा ने इसकी मेजबानी किया था G7 शिखर सम्मेलन की। आपसे ये पूछा जा सकता है क्या भारत G7 का जो ग्रुप है इसका सदस्य मतलब सदस्य है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। आपको यहाँ पर हमने शायद कहीं पर लिखा है, हाँ यहाँ पर हमने मेंशन किया है, वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए, G7 सम्मेलन का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता हर साल जो इसके सदस्य देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इसमें आपस में घूमती रहती है। देखिए, G7 का जो अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो ये भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इसमें अतिथि देश के रूप में भारत शामिल होते आ रहा है। 2019 से खास करके अगर हम देखें तो भारत कंटिन्यू इसमें शामिल होते आया। नरेंद्र मोदी इसमें जाते हैं, भाग लेते हैं एक अतिथि देश के रूप में। वर्ष 1997 में अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारे बेसिक पॉइंट है, ये आपको हर कोई पढ़ाएंगे, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1997 में रशिया भी इसका सदस्य बना था। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि इसके पश्चात इसका नाम बदलकर जी ऐड कर दिया गया, किंतु वर्ष 2014 में उसे यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिग्रहण के कारण समूह से निलंबित कर दिया गया। आप यहाँ पर इस मैप को अगर देख पा रहे हैं, ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ये यूक्रेन के अधीन है, ठीक है, और इसी पर रशिया जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बड़ा भूभाग है, इसी ने यहाँ पर कब्जा किया था, यानी कि अधिग्रहण इसका कर लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप हमें ये देखने को मिलता है कि G7 ग्रुप से रशिया को निलंबित किया गया। तो फाइनली इसमें 7 देश हैं। ये देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। रशिया इसमें अब शामिल नहीं है। तो इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में लोकपाल संस्थान ने एम्पावर द सिटीजन एक्सपोज द करप्ट, यानी कि नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें को अपना आदर्श वाक्य चुना है। ये यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न ये पूरा नहीं है, यहाँ पर आगे भी लिखा गया है, यह बदलाव निम्नलिखित में से किस मूलभूत प्रशासनिक सिद्धांत को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है? मतलब इसका क्या उद्देश्य है, ये एक्चुअली आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो मूलभूत प्रशासनिक सिद्धांत वो क्या ये इंगित करता है। जो अभी हाल ही में लोकपाल संस्थान ने ये आदर्श वाक्य को चुना है। तो जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें से राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नागरिक सहभागिता और ये पारदर्शिता को ये खास करके इंगित करता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये इस चीज को दर्शाता है, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि भारत के लोकपाल ने अभी हाल ही में एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी में हमने लिखा भी है कि एम्पावर द सिटीजन, एक्सपोज द करप्ट। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, यह बदलाव नागरिक सहभागिता व पारदर्शिता को दर्शाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें, क्योंकि ये तो इससे संबंधित पॉइंट हुआ, लेकिन लोकपाल की अगर हम बात करें, इस अधिनियम की बात करें, तो कुछ जरूरी जानकारी जो एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि भारत में लोकपाल अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है, संसद में 27 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था और 1 जनवरी 2014 से ये लागू हुआ। अब यहाँ पर इसे समझिएगा, यह अधिनियम केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था करता है। यहाँ पर इसलिए लिखा गया इस अधिनियम में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, तो ये केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था करता है। अब यहाँ पर समझिए, जिसका उद्देश्य जो है ये उच्च पदों पर बैठे जन सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना, इसी उद्देश्य को लेकर ये खास करके लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से। अब यहां पर समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगला पॉइंट है कि 19 मार्च 2019 को पहले लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष बने थे। अगला पॉइंट है वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष अजय मणिकराव खानविलकर है, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हमने पढ़ाया आपको इसी सीरीज में 10 मार्च 2024 को, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। अब इसके अतिरिक्त लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये इस पद पर बने रहते हैं। तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो चीज़ें आपके बीच हमने रखा है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, तस्वीर में जो आप देख रहे हैं
ये खास करके अन्ना हजारे हैं, ये अन्ना नहीं आंधी है, देश के दूसरे गांधी हैं। इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में या फिर इसे लागू करने को लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, छठा प्रश्न है, विथुट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? देखिए, ये संबंधित जो है ये केरला से है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, केरला। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि विथुट परियोजना जो है केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक नवीन यानी कि नया वन रोपण पहल है। इस पहल का उद्देश्य जो है राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना है। दरअसल इसको समझिएगा, ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके जो बीज बॉल्स होते हैं इसको जंगलों में फैलाया जाता है। विशेष रूप से मानसून के मौसम में ये योजना लागू की जाती है या फिर चलाई जाती है। यानी कि इसी प्रकार की एक जानकारी हमने आपको दिया था बिहार को लेकर। जो बिहार में पर्वत पहाड़ हैं जो मृत प्राय हैं, जो खास करके मतलब वहां पे कोई झाड़ी नहीं है, मतलब समझिए कि एक प्रकार से मृत अवस्था में है। तो ऐसे जगहों पर आपको ध्यान रखना, ड्रोन के माध्यम से या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीड बॉल्स के जरिए वहां पर खास करके पौधे लगाने को लेकर, मतलब वहां पर वो गिराया जाएगा ताकि वो मतलब इस मौसम में वो फल फूल सके और वहां पर हरियाली आ सके। तो इस लिहाज से ये बिहार को लेकर भी हमने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस मौसम में बीजों को प्राकृतिक रूप से अंकुरित होने में सहायता मिलती है। मतलब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं मानसून की। सरकार ने इसके लिए स्थानीय समुदायों को भी जोड़ा है ताकि वन संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो बेसिकली यहाँ पर बात यही है कि ये एक्चुअली किस राज्य सरकार से संबंधित है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो इतनी बातें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। हालांकि बस यही 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य उद्योग क्रांति नामक पहल की शुरुआत की है? देखिए, ये शुरुआत अभी हाल ही में अगर हम देखें तो पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको बता दूं कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाल ही में 10 जून 2025 को मोहाली पंजाब में उद्योग क्रांति की शुरुआत की है, जिन्हें आप यहां पर एक्चुअली तस्वीर में भी देख रहे हैं। अच्छा, इस पहल का जो उद्देश्य है ये राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर जो खास करके इसकी घोषणा हुई है इसमें हमें 3 तरह के पॉइंट देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। एक तो इसमें है फास्ट ट्रैक पोर्टल लॉन्च किया गया जो खास करके इसके अंतर्गत औद्योगिक मंजूरियों को 45 दिन में ये पूरा करेगी। दूसरा हमें डीम्ड अप्रूवल दिखता है जो कि आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर स्वीकृति किसी चीज को नहीं मिलती है खास करके औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो ये आपको ध्यान रखना, मंजूरी नहीं मिलने पर यह स्वतः ही स्वीकृति मानी जाएगी। और तीसरा हमें ग्रीन स्टैम्प पेपर प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलता है। यह सभी फीस को एक जगह एकत्र करेगा और 15 से 17 दिनों में उद्योग स्वीकृति सुनिश्चित करते हुए यह लागू करेगा। तो ये चीजें 3 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। विशेषतः यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उद्योग क्रांति की जो शुरुआत है ये अभी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर क्रांति की बात हो रही थी, उद्योग क्रांति की, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें भारत में विभिन्न चीज़ों का यानी कि फसलों को लेकर खास करके या फिर जो उत्पाद है उसको लेकर जो विभिन्न क्रांतियाँ चलाई गई जो खास करके उसके उत्पादन को प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI में आप इसे रखिएगा, कई बार यहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है जैसे कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, रेड क्रांति, सिल्वर क्रांति, ब्राउन क्रांति, ब्लैक क्रांति, ग्रे क्रांति, राउंड क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं टेलीग्राम पर सेंड करवा दूंगा, आप लोग ध्यान रखिए। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो टेलीग्राम पर ऐसे भी सेंड होती है, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये निःशुल्क है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो जरूर पढ़िएगा। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि जो सिल्वर क्रांति है जो चलाई गई थी वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना आपको अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से, ठीक है। तो इसी प्रकार से ब्राउन क्रांति, ब्लैक क्रांति आदि जितने भी हैं ये सभी आप ध्यान रखिए। चलिए अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि राफेल फाइटर जेट बनाने वाली किस कंपनी के CEO एरिक ट्रेपियर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के 3 राफेल जेट विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे को अभी हाल ही में पूर्णतः गलत बताया है। जो पाकिस्तान ने दावा किया था कि जो भारत द्वारा संचालित जो राफेल है उसको मतलब 3 राफेल को मार गिराया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अभी हाल ही में जो इसके मतलब इस विमान कंपनी के जो CEO हैं एरिक ट्रेपियर, इन्होंने खास करके इस चीज को पूर्णतः गलत बताया है। तो ये जो कंपनी है राफेल फाइटर जेट की, इस कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन,
यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आइए इसको देखते हैं। राफेल को आप तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हैं, कई बार हम चर्चा इसके बारे में किए हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि राफेल जेट फ्रांस की रक्षा कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है और इसके सीईओ कौन है? एरिक ट्रेपियर इस समय वर्तमान में। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया है कि 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान पर, या पट नहीं बल्कि पर, पाकिस्तान पर हुए सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये ध्यान आपको रखना, ये सैन्य कार्यवाही हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, इसके दौरान उसने भारतीय वायुसेना के 3 राफेल विमान को मार गिराया था। एक का तो पता नहीं, बस इन्होंने दावा कर दिया कि 3 विमान को हमने मार गिराया था। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान के किसी मंत्री ने ये भी दावा किया था, क्योंकि अभी खास करके ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल थोड़ा गर्म था, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी, और ऐसे में एक खास करके आईपीएल का जो मैच हो रहा था, जो आसपास के क्षेत्र में लाइट बंद करने को लेकर खास करके जो मॉक ड्रिल हो रही थी, उस दौरान ये कहा गया था कि बिजली को बंद करके रखें ताकि जो बड़े बड़े संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उसको छुपाया जा सके, मतलब आतंकियों के हमले से या फिर जो ड्रोन हमले आदि होते हैं उससे। तो वैसे में वहां पर कुछ तकनीकी खराबी भी आई थी, उस मैच को रद्द करना पड़ा, कुछ देर हुआ भी था मैच। तो इन्होंने, मतलब मंत्री ने यह दावा किया पाकिस्तान के कि मैच में जो लाइट खराब थी वो हमारे पाकिस्तान के मतलब लड़कों ने साइबर मतलब खास करके गतिविधियों को अंजाम देते हुए किया। तो एक प्रकार से हमने हैक किया था, वो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से एक बेतुका बयान था कि इन्होंने 3 राफेल विमान को मार गिराया था। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हम भारतवासी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दसाल्ट एविएशन के जो खास करके सीईओ हैं, इनके द्वारा ये खबर आई। अच्छा, जब ये खबर उस समय खास करके सर्कुलेट हो रही थी तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा प्रचारित किया था, जिसमें ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी और खास करके कन्फ्यूजन आदि हो रहा था। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है जब ये खास करके खुलासा हुआ है। लेकिन दसाल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपियर ने इस दावे को अब पूर्णतः गलत बताया है और कहा है कि यह तथ्यों से बिल्कुल परे है, ये कहा। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना के सभी राफेल सुरक्षित हैं और मिशन से लौटे और उसमें कोई भी नष्ट नहीं हुआ है। अच्छा, बात यहाँ पर मिशन सिंदूर की हो रही है। ये जो लोगो आप मिशन सिंदूर का देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोगों को तैयार किसने किया था? तो कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ये लोगों को तैयार किया। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा देखिए, यहाँ पर बात यहाँ पर अगर हम रक्षा बजट की करें, अभी सिपरी की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसको लेकर यहाँ पर हालांकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी आपको इस सीरीज में पढ़ा चुके हैं, पीडीएफ में भी ये चीज़ें हमने आपको दिया है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी, चूंकि भारत और पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो एक जानकारी आपको हम जरूर यहाँ पर पुनः से देंगे। देखिए, भारत का जो सैन्य खर्च है, ये पाकिस्तान के सैन्य खर्च से लगभग ये 9 गुना अधिक है। और इस समय अपना भारत सैन्य खर्च के मामले में पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर है। प्रथम अगर हम 4 स्थानों की बात करें तो अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर रशिया और जर्मनी। अपना भारत जो है ये दुनिया में 5वें स्थान पर है रक्षा बजट के मामले में। और ये किसकी रिपोर्ट है? तो सिपरी की रिपोर्ट है। चलिए आते हैं अगले 9वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में प्रकाशित मीता हारा फूड विजडम फ्रॉम माई इंडियन किचन, ये पुस्तक का नाम है। इसकी लेखिका कौन है? ये अभी हाल ही में लिखी गई है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि रुजुता दिवेकर, ये इसका मतलब इस पुस्तक की लेखिका है, जिन्हें आप यहाँ पर इस कवर पेज के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, रुजुता दिवेकर एक प्रसिद्ध भारतीय न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और लेखिका है, जिन्होंने हाल ही में मिताहारा फूड विजडम फ्रॉम माई इंडियन किचन नामक पुस्तक प्रकाशित की है। ये पुस्तक में इन्होंने, अगर हम देखें तो किस चीज़ का खंडन किया, किस चीज़ का वर्णन किया है, यहाँ पर हमने लिखा है। यह पुस्तक भारतीय भोजन की पारंपरिक पद्धतियों, मौसमी फल सब्जियों, स्थानीय व्यंजनों और संतुलित आहार की वैज्ञानिक समझ को आसान भाषा में प्रस्तुत करती है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है जिसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, इस पुस्तक के नाम को अगर हम देखें तो शब्द जो प्रयोग हुआ है मिताहारा, ये एक संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है, अगर हम बात करें इसका खंडन करते हुए, मित का अर्थ होता है संतुलित, और आहार मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यानी कि संतुलित आहार। ये इसका आपको ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए, वे इससे पहले बात अगर हम करें यहाँ पर रुजुता दिवेकर की, इससे पहले डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट जैसी एक बेस्ट सेलर किताब भी लिख चुकी है। अच्छा, ये जो खास करके किताब की हम बात करें, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, ये खास करके बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब है, इनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और ये रहने वाली कहाँ की है? तो रुजुता दिवेकर, ये मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है। अभी तक ये पुस्तक की खास करके जो नवीनतम डेटा है, 3 लाख से अधिक कॉपियां इस पुस्तक की बिक चुकी है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा यहाँ पर हमारी एक पुस्तक हमारे द्वारा लॉन्च है, करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक संस्करण 2024 वाला, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, बिहार स्पेशल है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम कौन बना है? देखिए राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि डीएफसीसी बैंक श्रीलंका ये पहला खास करके निगम बना है, विदेशी निगम, जो खास करके यहाँ पर इस पर बॉन्ड जारी किया है। आइए इसको समझते हैं दरअसल ये आखिर है क्या। देखिए डीएफसीसी बैंक श्रीलंका की एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। समझिए कि हाल ही में 9 जून 2025 को एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में अवस्थित है, यहाँ पर अपना ग्रीन बॉन्ड की द्वितीयक लिस्टिंग की है। अब यहां पर समझिएगा ये जो ग्रीन बॉन्ड है ये नवीनकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं को फंड देने के लिए अभी हाल ही में इसके द्वारा ये खास करके शुरू किया गया या फिर लिस्ट किया गया है। अब समझिएगा इस प्रकार डीएफसीसी बैंक भारत के एनएसई एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला ये पहला विदेशी कॉर्पोरेट बन गया है, और यही एक्चुअली हमने अभी आपके प्रश्न में पूछा था, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज यहाँ पर खबरों में ये भी आई थी कि एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज कहां पर स्थित है? भारत में गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब यहां पर इस चीज को समझिएगा, गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी की जो स्थापना ये 10 अप्रैल 2015 को हुए थे। कहां पर है गुजरात में? तो गांधीनगर में। अच्छा गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, और यह महात्मा गांधी के नाम से प्रेरित है, और यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है गांधीनगर। ये चीज ध्यान रखें, जिस प्रकार से पटना गंगा नदी के किनारे, उसी प्रकार से गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया है? राइट आंसर है साइप्रस। ये भी हाल ही में साइप्रस दौरे पर थे, जहां पर इन्हें सम्मान मिला है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए 15 से 16 जून 2025 तक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर साइप्रस दौरे पर थे, और 16 जून को ही यहाँ पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडियस ने ये साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियस तृतीय से इन्हें सम्मानित किया है। ये ध्यान रखिए कौन यहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो निकोस क्रिस्टोडोलिडिस, इनके द्वारा ये सम्मानित मतलब इन्हें किया गया है नरेंद्र मोदी को। अच्छा ये सम्मान अगर बात करें नरेंद्र मोदी को, तो भारत साइप्रस संबंधों को सुदृढ़ करने, वैश्विक कूटनीति में नेतृत्व और विकास सहयोग में योगदान के लिए इन्हें दिया गया तस्वीर के माध्यम से एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा ये बातें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 2025 में अगर हम देखें, हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी को लगभग 20 से अधिक देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है 2014 के बाद से, जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि ये इनका तीसरा कार्यकाल है, लेकिन 2025 में 3 देशों द्वारा इन्हें सम्मान मिल चुका है। इन 3 देशों में श्रीलंका, मॉरिशस और साइप्रस है। अब ये तीनों देशों के बारे में अगर हम बात करें, तो श्रीलंका द्वारा सम्मान मिला मित्र भूषण पुरस्कार, फिर मॉरिशस द्वारा यहाँ पर पुरस्कार के बारे में लिखा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, फिर उसके बाद साइप्रस द्वारा भी हाल ही में। तो ये तीनों को यहाँ पर ध्यान रखना, 2025 में ये 3 देशों द्वारा ही ये सम्मान मिला है अब तक। चलिए अगला प्रश्न है कि इस वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF यानी कि इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के महिला एशिया कप में कौन सा देश तृतीय स्थान हासिल किया है? यानी कि IIHF महिला एशिया कप में अगर हम देखें तृतीय स्थान भारत ने अपने नाम किया है, और भारत ने जो तृतीय स्थान हासिल किया है, ऐसे में ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड मेडल की और सिल्वर मेडल की, तो गोल्ड मिला फिलीपींस को, ये ध्यान रखिए, गोल्ड फिलीपींस को, और ईरान को मिला कौन सा? सिल्वर। और भारत को क्या मिला? भारत को मिला ब्रॉन्ज। तो ये चीज ध्यान रखिए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमने वो चीजें लिखा भी दिया, प्रतियोगिता के परिणाम में स्वर्ण पदक फिलीपींस को, रजत ईरान को, और फिर कांस्य पदक भारत को। तो आज की इस क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच हमने रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास का प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इस कोर्स के बारे में, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एडिशनल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा न्यू। जो भी नए अभ्यर्थी पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ये आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट देगा। ये कुछ विशेषताएं हैं इस कोर्स की जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा इसके अतिरिक्त जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा बीपीएससी एग्जाम के लिए, अगला प्रैक्टिस सेट है 11। कल आपको मिला था 10वां प्रैक्टिस सेट। 11वां प्रैक्टिस सेट आपको 22 जून 2025 को शाम के 9 बजे मिलेगा बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे बीपीएससी वाले कोर्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग इच्छुक हैं इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।